तो 8 बज चुके हैं और अब काउंटिंग प्रारंभ हो गई है। 1 घंटे से आप लोग हम लोगों को बतियाते हुए सुन रहे थे, लेकिन अब आइए कुछ तस्वीर आपको दिखा दें। कुछ तस्वीरें अभी थोड़ी देर में हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये गुजरात से आ रही हैं, एक काउंटिंग सेंटर से जहां मतगणना होगी, जहां पर ये पता चलेगा कि स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है उसमें किसकी किस्मत कहां कैद है। जी, ये घाट लोदिया सीट की तस्वीर आपको आ रही है, जहां से कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत और ये स्ट्रांग रूम से ले जाने की और ये अंदर की तस्वीर है। जी बिल्कुल, ये सब तस्वीरें आ रही हैं। और गुजरात देखिए 2 तरीके से देखा जाएगा। जैसे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मनोरंजन जी, एक तो कुछ विश्लेषक थे जिनका ये कहना था कि गुजरात बहुत प्रिडिक्टेबल है, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें, और एक हैं जिन्होंने ये बोला है कि जीत का मार्जिन तय करेगा और उस पर गणित बिठाई जाएगी कि कौन सी पार्टी कहां हुई, आपने कितना डैमेज किया, कांग्रेस को आपने राइट ऑफ करना ये समझदारी थी या भूल। देखिए ये सारी चीजों पर चर्चा हमें तो लोगों को बताना ना इंटरेस्टिंग तरीके से। हाँ। तो आप इंटरेस्टिंग तरीके से गुजरात को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ। आप कहेंगे कि भाई साहब ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक तीसरा प्लेयर है। हाँ। अभी तक जो है 80% जनता गुजरात की केवल 2 पार्टियों के लिए वोट करती रही है। ठीक है, तो बीजेपी कांग्रेस पहली बार उनको एक नया प्लेयर मिला, तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं। अच्छा, आपको संकेत बता दूं कि गुजरात में अभी तक ये देखने में आया है कि शंकर सिंह वाघेला को छोड़ करके वो भी केवल एक इलेक्शन, केवल उनको 12% वोट मिला था। उसके अलावा हमेशा से बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही वोट डिवाइड होता रहा है। बिल्कुल। तो शिवभाई पटेल ने भी जब पार्टी बनाई थी तो उनको भी नहीं मिला, इवन निर्दलीय भी नहीं जीतते हैं भाई साहब। इसी बात है मनोरंजन, ये जो कांग्रेस के इस समय के अध्यक्ष हैं उन्होंने यही कहा था कि कोई तीसरा फ्रंट यहाँ पे आ नहीं सकता। तो अब आम आदमी पार्टी तीसरा फ्रंट वहां पे बन पाएगा कि नहीं, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और जो आप ये कह रहे हैं गुजरात के इलेक्शन की बात, भाई इसका एक ये भी है कि 7वीं बार भी बीजेपी आ सकती है। और जिस तरह से वाम दल कोलकाता में 34 साल के थे, तो क्या वहां पे वो 34 साल रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? 6 टर्म्स और 27 साल, और कलकत्ता की अगर बात करें तो 7 टर्म और 34 साल, 34 या 35 साल। तो ये क्या गणित टूटेगा? लेकिन कांग्रेस का 1985 का रिकॉर्ड है अखिलेश जी गुजरात में, वो रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। 149 का सोलंकी का, माधव सिंह सोलंकी का ये रिकॉर्ड था। और तब खाम जो है उन्होंने खाम फार्मूले का इस्तेमाल करके ये सफलता प्राप्त की थी। और इसी कारण आप मान करके चलिए वो जो खाम फार्मूला था उसी के चलते कांग्रेस आज भी इतनी मजबूत स्थिति में वहां पर दिखाई देती है। पर जहां तक आम आदमी पार्टी, पहला जो रुझान है वो आ गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर मोरबी, जहां पर कि ये पुल हादसा हुआ था वहां से बीजेपी आगे है। अभी ये रुझान आपको बता दें पोस्टल बैलेट के सबसे पहले रुझान आ रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में सबसे पहला रुझान गुजरात से आया है, मोरबी से, जहां से बीजेपी आगे है। और मोरबी वो इलाका में भूलना नहीं चाहिए जहां पर पुल हादसा हुआ था, किस तरह से 134 लोगों की जान चली गई थी। और तमाम सियासत इस पे हुई है इस पूरे मामले पर। लेकिन अपने आप में तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने आपको दिखाई हैं और बीजेपी ने अपनी तरफ से उस कैंडिडेट को एक तीन लीड्स आई हैं। ये 3 लीड्स हैं, 2 बीजेपी के पक्ष में और 1 कांग्रेस के पक्ष में। और ये बता दें, जैसे कि अभी अखिलेश जी भी बता रहे थे, ये पोस्टल बैलेट्स हैं। जी हाँ, तो पोस्टल बैलेट कोई जरूरत नहीं है। ये पोस्टल बैलेट है, ज्यादा अभी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, आराम से एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए। डिप्रेशन में जाने की जरूरत है, डिप्रेशन में जाने की जैसे कि जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बहुत लंबा रास्ता है और ये अभी शुरू हुआ। उसके बाद बक्से खुलेंगे, उसके कई राउंड होंगे, तो ये लंबा रास्ता है। आप हमारे साथ है, हम जो है बॉल टू बॉल कमेंट्री आपको करते रहेंगे, जिसमें से 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, और अभी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। ये इलेक्शन डैशबोर्ड जो है हमारा, उसमें ये नतीजे आ रहे हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ आ गए हैं, चुनाव विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग। आप खूब घूम करके आए, आपका अपना एक चुनावी विश्लेषण रहता है जमीन से जुड़ा हुआ, क्या रहेगा आपका गुजरात के लिए? हाँ, गुजरात के लिए। पहले गुजरात में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो चुनाव जिस तरीके से 2017 में लड़ा था, 17 के बाद 22 का चुनाव उन्होंने उस ताकत से नहीं लड़ा है, और लड़ा ही नहीं है एक तरीके से कहा जाए तो। मैं ये मानता हूं कि कम से कम आधी सीटों पर वर्टिकल डिवाइड है अपोजिशन का। तो जिन सीटों पर वर्टिकल डिवाइड है उसमें लॉजिकल है कि बीजेपी बहुत आसानी से जीत रही है। और इसका परिणाम यह होगा कि एक 99 जो टैली थी वो 130 तक चली जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही देखना कि 130 से भी ऊपर जाती है कि नहीं। 7 लीड आ गई है, 4 बीजेपी के लिए, 3 कांग्रेस के लिए।
गुजरात में। बिल्कुल। गेस्ट हमारे साथ दो और, दिलीप सिंह क्षत्रिय, वरिष्ठ पत्रकार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के, और साथ ही बताया जा रहा है नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। तो नीरज मिश्रा नमस्कार। और अगर मैं आपसे पहले अगर पूछना चाहूं, जो ये लीड जा रही है, मुझे लग रहा है अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित हमारे साथ हैं, शायद वो कुछ, अच्छा ठीक है। नीरज मिश्रा, जो लीड आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? निधि जी, पहले तो गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। और अभी तो शुरू हुआ है चुनावी रण का जो ये नतीजा आना है, तो अभी तो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 27 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ था, और उसके साथ साथ क्योंकि रोजगार, बेरोजगारी, युवा, किसान, महिलाएं, हर वर्ग क्योंकि सड़कों पर था, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि गुजरात की जनता ने 27 साल का जो बीजेपी का कुशासन है उसके खिलाफ वोट किया है, और गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है। जी जी जी, अब सब लोग तो था, सड़क पे था, केवल आप ही लोग सड़क पे नहीं थे। दुविधा तो यही है कि आप लोग सड़क पे उतर गए होते, आप कहीं और भारत जोड़ने में लगे हुए थे। यदि वो जो मोड़ काट के गुजरात चले जाते तो थोड़ा आप लोग का भी भला हो जाता। ठीक है, एक दिन के लिए केवल आइटम नंबर करने के लिए गए थे। माफ कीजिएगा, जब बाकी रिजल्ट आएगा तो आपके पास आएंगे। सुदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन मिलना चाहिए था, यदि लड़ना चाहिए था भाई, आप हारिए जीतिए, ये तो आपके हार लिखी है आपके किस्मत में, लेकिन लड़ना तो चाहिए ना। ओलंपिक में बोलते हैं पार्टिसिपेट करना ज्यादा मायने रखता है, हार जीत मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 2017 का अगर आप इलेक्शन याद करें तो उस समय नोटबंदी के जस्ट बाद ये इलेक्शन था, और जीएसटी के जस्ट बाद इलेक्शन था, और व्यापारिक राज्य है गुजरात, उसमें बड़ी संख्या में व्यापारी हैं, तो उन दोनों के कारण व्यापारियों को बहुत परेशानी हुई थी। उसमें फिर हार्दिक पटेल जैसे पाटीदार आंदोलन के नेता कांग्रेस के साथ थे, अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी के बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं वो कांग्रेस के साथ थे, और राहुल गांधी ने करीब 32 या 34 रैली की थी। 40। हाँ, अब अगर इस बार कंपेयर करें तो पिछले बार अहमद पटेल भी तो थे। हाँ, पिछली बार अहमद पटेल भी थे। ये एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट जो कांग्रेस के माने जाते थे। अब आज की स्थिति में अशोक गहलोत जी को प्रभार बनाया गया था, ऑब्जर्वर था, लेकिन वो कहीं उनका असर दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सिर में खुद आग लगा, वो अपना आग बुझाएंगे कि गुजरात देखेंगे। आप भी सुदीप जी, अजी वो अपना जीवन, सरकार बचाने में सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। कहाँ गया गुजरात से? आप बताइए, गुजरात से किसी कांग्रेसी को लेना देना था क्या इस चुनाव में? नहीं, और ये जो लोकी का इजाद, इस शब्द का इजाद गुजरात के संदर्भ में ये उन्होंने किया, अशोक गहलोत ने। उन्होंने बोला हमारी कैंपेनिंग लो की है। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये लो की क्या था? प्रधानमंत्री को कैसे भूल सकते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई देखिए, ध्यान रखिए, चुपचाप प्रदर्शन हो रहा है वहां पर। और ये इसमें जिग्नेश मेवानी ने आगे वो जोड़ा कि साइलेंट वेव है। वेव कैसे साइलेंट होती है? वेव अंडर करंट साइलेंट होता है, वेव कैसे साइलेंट होती है मेरे को अभी भी समझ। लेकिन देखिए, 15 अभी लीड आई हैं, जिसमें से 11 भाजपा को हैं और 4 कांग्रेस पार्टी को हैं। आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुला नहीं है, और इसमें हेल्थ वार्निंग यही है कि अभी ये पोस्टल बैलेट है। हाँ, और सीट आम आदमी पार्टी की ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन जो वोट का डिवाइड, वोट शेयर का डिवाइड है वो विजिबल है बिल्कुल। मैं वोटिंग के दिन 5 तारीख को दाहोद के आदिवासी इलाके में था, तो वहां भी ट्राइबल इलाके में कुछ सीटें ऐसी है जहां पे बिल्कुल वर्टिकल डिवाइड है। नहीं तो इसका मतलब सुदीप जी कि आप जीतेंगे नहीं, आपको वोट आएगा तो आप बीजेपी को जितवा रहे हैं फिर तो स्थिति यही है कि अब किसी पार्टी को आप ये तो नहीं कह सकते कि आप चुनाव लड़ने मत जाइए, नहीं, क्यों कहें? है ना। और आम आदमी पार्टी लड़ रही, कांग्रेस इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है कि कांग्रेस ने ये मैदान क्यों छोड़ा गुजरात का, ये समझ से परे है। हमारे साथ दिलीप सिंह जी भी हैं, सुदीप जी। और दिलीप सिंह जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, खैर तो पोस्टल बैलेट हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का तो लक्ष्य अब यह है कि केवल 7-8% वोट उसको मिल जाए ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाए, लेकिन जो बात यहां हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी एक वोट कटवे के तौर पर इस बार चुनाव में उतरी है, या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए और कुछ वाकई जो गुजरात का चुनावी परिदृश्य है उस पर कुछ असर भी डाल पाएगी? मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि वोट कटुआ पार्टी के तौर पे गुजरात में उतरी है, क्योंकि ये लोग 2017 में भी लड़े थे। 2017 में 29 सीटों पर लड़े थे ये लोग, और सारे के सारे 29 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। पर उस टाइम से इन्होंने मतलब फिर कुछ नहीं किया। सडनली 6 महीने पहले ये गुजरात में एंटर होते हैं,
और स्पेसिफिक कैंपेन करते हैं। और इनका अगर आप पूरा जो इनका कैंडिडेट लिस्ट है और उनका अगर कास्ट इक्वेशन भी समझे तो इनका ज्यादातर कास्ट इक्वेशन जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। तो ये वोट जो वहां पे कट करेंगे ना वो वोट मुझे लगता है कास्ट इक्वेशन अगर समझेंगे तो वो कट ज्यादा कांग्रेस के करेंगे। तो और अर्बन एरियाज में अगर केजरीवाल का पूरा कैंपेन देखें तो स्पेसिफिक था उनका कि वो अर्बन एरियाज में ज्यादा फोकस कर रहे थे। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत भी देखे तो अहमदाबाद के बापूनगर इलाके से की थी, जो उनका चुनावी प्रचार था। तो कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में भी वो भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि शहरी यानी अर्बन वोटर हमेशा से भाजपा के साथ गुजरात का रहा है, तो उसमें ज्यादा उनको सेंध नहीं लगेगी, पर नुकसान वो अर्बन में भी पहुंचाएंगे। सूरत में जैसे उन्होंने किया कि सूरत कॉरपोरेशन में कांग्रेस को एकदम जीरो कर दिया। सूरत में वैसे भी कांग्रेस देखें तो ना विधानसभा में है ना लोकसभा में है, और कॉरपोरेशन में अब आम आदमी पार्टी, तो वहां से उन्होंने तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने सफाया कर दिया। और शायद इस रिजल्ट के बाद वो जो जगह लेंगे ना, वो मुझे ऐसा लगता है वो कांग्रेस की जगह ही लेंगे। जी जी दिलीप जी, आपसे और सुदीप जी दोनों, आप दोनों से सवाल है कि आम आदमी पार्टी लास्ट में ये क्यों कहने लगी कि आप यदि हमें वोट नहीं दे रहे तो कांग्रेस को भी मत दीजिए, और इस तरह का एक तरह से प्रचार चलाया गया। इसका क्या जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहले उनका लक्ष्य जो है कि कांग्रेस को खत्म किया जाए, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेंगे? मैं पहले बता दूं। हाँ। एक्चुअली क्या है कि जब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था ना, तब इनका टारगेट शायद था दोनों पार्टियों के सामने लड़ना। पर लास्ट में अगर देखें ना, जो कांग्रेस का कैंपेन था और यहाँ के जो प्रभारी थे रघु शर्मा ने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कैंपेन कॉपी कर लिया। जैसे अरविंद केजरीवाल लिख के देते थे ना कि 0 सीट आएगी कांग्रेस की, 5 सीट आएगी, कांग्रेस ने वो कैंपेन उठा लिया और यहाँ की लोकल मीडिया से लेके सारी जगहों पे रघु शर्मा ने भी वही स्टार्ट किया। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना फोकस बीजेपी से शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी पे किया। तो मैं मानता हूं कि शायद जवाबी हमले के रूप में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कहना शुरू किया कि अगर हमें वोट नहीं देते तो कांग्रेस को भी मत दीजिए। तो शुरुआत कांग्रेस ने की आपके हिसाब से? सॉरी, आवाज ये शुरुआत कांग्रेस ने की? नहीं, शुरुआत अरविंद की नहीं, शुरुआत तो केजरीवाल ने की थी ना। 0 से 5 सीट उन्होंने यहाँ के जो लोकल मीडिया थी वहां पे लिख के गारंटी देना शुरू किया था कि भाई कांग्रेस की 0 से 5 सीट ही आएगी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। ये सब उन्होंने मतलब ओपनली बोला था। इसके जवाब में कांग्रेस ने शुरू किया था कि भाई इनको तो खाता ही नहीं खुलना, और उसका इनिशिएटिव रघु शर्मा ने लिया था। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स, लोकल टीवी चैनल्स, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, जल्दी से एक जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी जो लीड्स आ रही हैं वो आपको बता दें। 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए, 25 हो गया, कांग्रेस के लिए 6 और आम आदमी पार्टी के लिए 1। अब एक बार ये देखेंगे कि ये 1 आम आदमी पार्टी की बढ़त कहां से है। और हिमाचल से भी लीड्स आ रही हैं जिसमें 4 बीजेपी के लिए हैं और कांग्रेस के लिए 2 हैं। लेकिन अभी जैसे मनोरंजन जी कह रहे थे, ये पोस्टल बैलेट्स हैं, तो अभी जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू 8:30 बजे से तो उससे थोड़ा सा और स्थिति क्लियर हो। बिल्कुल। और संकेत, जिस तरह से आपका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रुझान है, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, आपको याद होगा एक समय पहले सिर्फ ये आंकलन होता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। लेकिन एक समय के बाद जब बीजेपी को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी डैमेज कर सकती है बीजेपी को, तब जाकर हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी वो रेवड़ियों वाली बात कही थी। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है सिर्फ कांग्रेस को, लेकिन कितना डैमेज कर पाएगी बीजेपी को भी, ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हमें बताया जा रहा है हमारे साथ रणवीर सिंह पठानिया, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। नमस्कार पठानिया जी, जुड़ने के लिए। तो शुरुआती रुझान गुजरात से भी आ रहे हैं, हिमाचल से भी आ रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए, अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे तो आपके पास आ गए, लेकिन मुझे लगता है अभी पोस्टल बैलेट भी हमारे पास है। पहले 2 चरण के बाद थोड़ी स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन जैसा कहा है कि जिसने काम किया है, और वो जिसे कहते हैं जब एग्जाम में जो कि पढ़ के बिल्कुल तैयारी करके पेपर देता है तो अच्छे रिजल्ट की ही उम्मीद करता है। तो मुझे लगता है कोई रीजन नहीं कि हम गुजरात और हिमाचल। जी, लाइन में गड़बड़ी है। सुदीप जी
सुदीप जी हमारे साथ। अच्छा, एक चीज जो बतानी बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो एक लीड आप आम आदमी पार्टी के लिए देख रहे हैं ना, हाँ, वो कटरगाम से है, जहां से गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं। अच्छा। और गोपाल इटालिया प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तो अपनी सीट में शुरुआत के 16 मिनट में अखिलेश जी, विश्लेषण ये है कि अभी फिलहाल वो लीड कर रहे हैं, लेकिन आगे जीतेंगे या नहीं ये देखना होगा। और अगर ये बहुत शुरुआती पोस्टल रुझान, देखिए आम आदमी पार्टी ने अखिलेश जी ये चीज पहले ही मन में अपने बनाई थी कि अगर शुरुआत कहीं हो सकती है गुजरात में तो वो सूरत से ही होगी। वहीं पर पाटीदार आंदोलन, वहीं पर आपका एक बेस, वहीं पर आप पार्षद भी आपके वहीं, तो अगर वहां नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? पार्षद जो थे उनमें से कई सारे बीजेपी में छोड़ के जा चुके हैं। सुदीप जी आपसे यही समझना चाहेंगे, जो बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वहां से गुजरात से बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो रोल है वो शहरों में बीजेपी को तो गांव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही। तो ऐसा नहीं कि वो केवल कांग्रेस का ही सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में उतरी है, बल्कि वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो उसको कहां तक ये कहना कि वो अपना वोट काटने के लिए मैदान में उतरी, वो तो अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उतरी है। देखिए बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा ये है कि वो राष्ट्रीय रूप से एक विकल्प के रूप में उभरे। ये उसी समय समझ लेना चाहिए था जब 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनके गोल बिल्कुल क्लियर है। जो स्थिति है गुजरात की वो ये है कि जो वोट वो बीजेपी का काट रहे हैं, तो वहां एक ब्लॉक आ जाता है जिसको बोलते हैं रोड ब्लॉक। हाँ। वो ये है कि मोदी के कारण वो जो वोट कटना है वो रुक जाता है। पर बीजेपी की कॉपी बनने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं, उसमें कहीं कसर नहीं है। और बल्कि सारे मुद्दे, अगर आप ये देखिए गुजरात में आरएसएस का या आरएसएस से सिंपैथी रखने वाला एक ग्रुप है जो मोदी और अमित शाह जी को पसंद नहीं करता है। वो हरिन पंड्या के समय से रहा, वो प्रवीण तोगड़िया के समय से रहा। वो ग्रुप भी अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के साथ है, विकल्प की तरह देखते हैं। तो वो कहीं ना, इसीलिए जो लक्ष्मी जी और वो जो गणेश जी नोट वाला छोड़ी थोड़ी उन्होंने। हाँ नहीं, तो आज नेशनल पार्टी भी हो ही जाएंगे ना। आज जो यदि 6-7% आया तो मिला तो आज एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी का बिल्किस बानो के बारे में कोई जिक्र ना करना, वो अपने आप को बहुत क्लियरली सीए एनआरसी। अब जैसे एमसीडी के चुनाव में आप देखिए मुस्लिम जो सीट्स, मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तरफ वापस गया है, वोट कांग्रेस की तरफ वापस गया है। 9 में से 7 कैंडिडेट कांग्रेस के जीते। चलिए बार बार हम एमसीडी पे आ जाते हैं। अंकित अब क्या करें, कल ही की तो बात है, भूला भी नहीं जाता है। सुबह सुबह बुला लिया आप लोगों ने। चलिए पहले गांधीनगर चलते हैं। सुदीप आप तो लगातार हैं हमारे साथ, अंकित गांधीनगर में मौजूद हैं। अंकित क्या अपडेट वहां से? आप कुछ थोड़ी देर पहले कहते हुए दिख रहे थे, मैंने पूछा था लेकिन आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं था, तो क्या वहां से जानकारी इस समय? देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर्स है गांधीनगर में, श्री कमलम, वहां पर हम मौजूद हैं। थोड़ा सा पहले आपको यहां पर जो तैयारियां हैं उसके बारे में दिखा देता हूं। केसरिया रंग से यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, पूरा उसको सजा दिया गया है। मोदी जी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। एक पोर्ट्रेट बड़ा सा वहां पर अमित शाह जी का भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। थोड़े से अभी भी इतने मुस्कुराते नजर आपको नहीं आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन मैनेजर यही हैं, तो इनको थोड़ी चिंता होगी। 11 बजे के बाद शायद वो पोर्ट्रेट मुस्कुराना शुरू करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप यहां पर देखें तो काफी आश्वस्त है बीजेपी। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, कार्यकर्ता उनके आने शुरू हो गए हैं और उनको उम्मीद है कि बड़ा जश्न आज यहां पर मनेगा। बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमें यह बता रहे थे कि देखिए आज गुजरात में 2 रेस चल रही है। एक रेस है हमारी जिसमें हम देख रहे हैं कि हम 127 वाला आंकड़ा पार करेंगे या हम 145 वाला आंकड़ा पार करेंगे, और दूसरी रेस है नंबर 2 की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है उसकी। लेकिन अगर मैं आपको, क्योंकि इस समय पोस्टल बैलेट खुले हुए हैं, उसके बारे में एक छोटी सी आपको बारीकी बताऊं। ये जो पोस्टल बैलेट है इस बार ये भी बड़े मजेदार होंगे देखने में, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वाले जो हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े सारे अनाउंसमेंट करे थे। साथ ही साथ कांग्रेस ने आके भी कहा कि आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। और इससे शायद थोड़ा सा डर के बीजेपी ने चुनाव से बिल्कुल पहले, आचार संहिता से बिल्कुल पहले जो यहाँ पे पुलिस है उसका वेतन बढ़ा दिया था। तो ये पोस्टल बैलेट है, ये किस तरफ थोड़े से जाते हुए दिख रहे हैं वो भी आपको बताएगा कि सरकारी कर्मचारी किस पर यकीन कर रहे हैं अपनी स्थिति सुधारने के लिए। और दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे आम आदमी पार्टी की कि वो दोनों धारी तलवार है, उसमें एक फर्क जो है वो जरूर ये देखने को मिलता है कि काट वो वोट दोनों के रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। लेकिन जहां वो बीजेपी के वोट काट रही है वहां पर ऐसा मानना है कि बीजेपी की सिर्फ विनिंग मार्जिन को कम कर रही है, कांग्रेस को जहां मार रही है वहां पे हार जीत का फैसला आम आदमी पार्टी के वोट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा और
शायद ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा देखने में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और डेटा बाहर निकल कर आएगा। सही कहा आपने, ये देखना होगा कि यदि विनिंग मार्जिन कम कर रही है बीजेपी की और हरा रही है कांग्रेस जैसे कि बाबा सर अगर मैं इसमें देखूं तो आप ये देखिए जो हिस्टोरिकल सीट्स हैं कांग्रेस की 5 में उनकी लीड है, लेकिन टोटल 11 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ट्रेडिशनली मजबूत रही है, तो 6 का नुकसान हो रहा है इन ट्रेडिशनल सीट्स में। तो ये कौन काट रहा है, आम आदमी पार्टी का असर है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। जी सही कहा आपने। तो अभी जो है आपको बता दें कि ये जो है पोस्टल बैलेट हिमाचल के भी दिखा देते हैं मनोरंजन, जिस तरह से अभी दिखाया जा रहा था बीजेपी के आगे। और अरविंद गुणशेखर ने एक इंटरेस्टिंग जानकारी भेजी। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल कांग्रेस ऑब्जर्वर्स to oversee the formation of government in Himachal Pradesh have reached Himachal Pradesh। मैं दुकान खुला नहीं है, वो कहावत आप सुबह सुबह बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, दुकान खुला नहीं, लेकिन तैयारी, लेकिन देखिए तैयारी की बात है, आप बीजेपी की भी तैयारी की बात करते हैं। आपसे थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पिछले 5-6 साल में खूब गालियां इसलिए पड़ी कि आप समय रहते तैयारियां करते नहीं, आप अपने विधायकों को बचा नहीं पाते और बीजेपी सेंध मार देती है। गोवा का आपको उदाहरण पता होगा ना, दिग्विजय सिंह होटल में बैठे हुए थे और वहां पर आपको याद होगा सुदीप जी कि दिग्विजय सिंह होटल में बैठे रहे और वहां पर बीजेपी ने जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, सरकार ही बना दी। मैं बताऊंगा नहीं। अब सुदीप आप कुछ कह रहे थे। आम आदमी पार्टी की एक और लीड आ रही है देवगढ़ बरिया में। देवगढ़ बरिया में था और वहां देवगढ़ बरिया में स्थिति वाकई ये थी कि झाड़ू ने साइजेबल वोट वहां लिए। किस टाइप का इलाका है? दाहोद है ये देवगढ़ बरिया, ट्राइबल बेल्ट है, सेंध मारी है इन्होंने, ट्राइबल बेल्ट, प्योर कांग्रेस एरिया है ये। और वहां पर जो पुराने राजा थे वो पहले कांग्रेस में होते थे, फिर वो बीजेपी में चले गए, अभी वो राजा परिवार से लड़ कोई नहीं रहा है। एक तीसरी 15% वोट है आदिवासियों का पूरे गुजरात में। और देखिए हिमाचल प्रदेश के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट के, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन 22 में से 13 पर बीजेपी आगे और 8 पर कांग्रेस आगे, तो बड़ा अंतर। सरकारी कर्मचारी है, तो देखिए सरकारी कर्मचारियों को कितना बड़ा मुद्दा बना है कि ओपीएस लेकर के आएगी कांग्रेस पार्टी, ये बात कही गई, उसके बावजूद भी अगर पोस्टल बैलेट पे बीजेपी आगे चल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा मिल रहा है। तो फिर उनको बोल दिया जाए ऑब्जर्वर साहब को कि छोड़ दीजिए तैयारी, ये तो खैर बहुत शुरुआती है, वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अर्बन सीट्स जो हैं, अर्बन सीट्स का भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 55 में से 45 पे आ गए है। ये 75 अर्बन सीट्स हैं गुजरात में, जिसमें से लीड्स 45 हैं। स्वीप होने वाला है, स्वीप होने वाला स्वीप हो रहा है, बड़ा इशारा मिल रहा है फिलहाल। ये एक महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस जो है वो 9 ही अर्बन सीट्स पर आ गए। सोहित के पास चलते हैं, बताया जा रहा है सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। जी सोहित, क्या वहां पे हलचल इस समय? रूरल भी देख लेते हैं। जी देखिए, काउंटिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हार्दिक पटेल भी मौजूद हैं और जो कांग्रेस से उनके सामने लड़ रहे हैं, जो मौजूदा यहाँ पर से विधायक भी हैं लाखा भाई भरवट, वो दोनों अंदर गए हुए हैं। अभी फिलहाल वोटों की गिनती चल रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी जीतेगा वो बाहर आकर बातचीत करने वाला है, जो हारेगा वो शायद नहीं करेगा। लाखा भाई भरवट से बातचीत की सुबह हमने, तब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनका कहना है कि हार्दिक पटेल को ज़रूर लोग उनके चेहरे की वजह से या उनके नाम की वजह से जानते हैं, मेरा काम बोलता है। और हार्दिक पटेल जिस तरह से अचानक से वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, कई पाटीदार नेता भी उनसे नाराज़ थे। तो ऐसे में इस सीट पर क्या कुछ होता है ये देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि हार्दिक पटेल का जो भविष्य है वो इस पर तय होगा। 28 साल की उम्र है, पिछली बार 25 साल से कम थी, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। ये कहा जाता है कि पाटीदार एजिटेशन का वो चेहरा तो थे ही, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके और इस पूरे एजिटेशन की वजह से कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। ऐसे में अगर वो खुद इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इसका परिणाम ज़रूर पड़ेगा उनके जो राजनीतिक करियर है उस पर भी। वो भी यहीं पर पहुंचे हुए हैं, सुबह उन्होंने कहा तो है वो कॉन्फिडेंट हैं, यही दूसरे नेता भी कह रहे हैं, जो सुबह से संकेत कहते आ रहे हैं कि सुबह सुबह हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये देखना अहम होगा कि क्या कुछ होता है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाहे यहाँ पर हमने लाखा भाई से बात की या और लोगों से बात की, हर किसी का यही कहना है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में या ऐसे कई जगहों पर जो साइलेंट वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। अब इससे पहले भी उन्होंने ज़रूर कहा है, 2017 के एग्जिट पोल का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 2017 में भी आपने कहा था 30 से 35 आएगी, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मार्जिन या इतनी सीटें कांग्रेस ले आएगी। इस बार भी मुद्दे कई हैं, इलेक्शन ज़रूर बदला है लेकिन फ़ायदा होगा कांग्रेस को, ये उनका कहना है।
अब हालांकि जो शुरुआती रुझान है वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी सोहित, रुझान की बात आप मत कीजिए, रुझान की बात करनी बेमानी है, वो पोस्टल बैलेट है और उस पर, लेकिन अब कांग्रेसी नेताओं को अब आदत हो गई है ब्रेव फेस बनाने की, क्या करें, इतना इलेक्शन बेचारे हारते हारते तो अब आदत सी हो गई है कि। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रूरल सीट्स का भी एक विश्लेषण आया है, हालांकि मनोरंजन जी ने ये बोल दिया है कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ना ले, लेकिन अब फिर करें क्या, तो क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट्स हैं, तो पोस्टल बैलेट्स के आधार पर, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अगर ये ट्रेंड में तब्दील हो जाता है काउंटिंग में, तो जो रूरल सीट्स हैं वहां कांग्रेस को 20 सीटों का नुकसान अभी तक ऑलरेडी हो चुका है। अक्षय मराठे भी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के, आप काफी कुछ दारोमदार है आप लोगों के ऊपर। एक तो एक बात यह है कि आज शाम तक आप नेशनल पार्टी तो हो ही जाएंगे, बीती रात से का जश्न जो है वो आज भी कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन हिमाचल तो छोड़ दिया, गुजरात में काफी कुछ दांव पर है आप लोगों के। नहीं, बिल्कुल, और मेरा मानना है कि आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बस एक ही बात कह रहा है कि गुजरातियों को धन्यवाद देना चाहता है तहे दिल से, क्योंकि गुजरात वो राज्य बनने जा रहा है जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएगा। तो एक छोटी सी पार्टी जो केवल 10 साल पहले जन्म लेती है, उसका नेता आईआईटी से पढ़ के एक दिल्ली का मॉडल बनाता है, पंजाब ले जाता है, गुजरात में पहुंच जाता है, जहां गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का कोई वैसे लेना देना है नहीं, लेकिन उनका गवर्नेंस मॉडल इतना शानदार लगता है लोगों को कि पहले ही चुनाव में उनको एक न्यूनतम आप कह लीजिए 15 से 20% वोट आएंगे, ये एग्जिट पोल तो कह रहे थे। आज देखेंगे नतीजों में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अगर न्यूनतम 15 से 20% वोट आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी के लिए, और वही चल के हम इस नतीजों के दिन को देख रहे हैं। और लेकिन अक्षय जी, आप ये बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को वहां पर पहली बार उतरे हैं, ये सारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जिसको बीजेपी रेवड़ी मॉडल बोलती है, अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार सफलता नहीं मिलती है गुजरात में, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि जो रेवड़ी मॉडल है आपका, जिसको कि बीजेपी कहती है, उसको जनता ने खारिज कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है, उस गुजरात में भी कुछ 15-20% लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस या भाजपा दोनों को वोट देते आए हैं, उनको ये वेलफेयर मॉडल पसंद आ रहा है। तो मैं तो कतई इसको हमारी हार नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा कि इस मॉडल को एक थम्स अप दिया है गुजरात के लोगों ने, जहां पे हिस्टोरिकली बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां भी अगर इस मॉडल को एक थम्स अप मिल रहा है, भले ही एक आप कह लीजिए 20% लोग उसको थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन ये एक शुरुआती रुझान है। हमें और 5 साल मिलेंगे, हम और मेहनत करेंगे, हम एक मेहनती पार्टी है, हम कोशिश करने वाली पार्टी है, हम बिल्कुल हार मानने वाली पार्टी नहीं है। ये जो रेवड़ी मॉडल है ना, इसको तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी ने कॉपी किया, कांग्रेस ने कॉपी किया। सुदीप, आपका क्या आंकलन है? भले ही इसको प्रधानमंत्री ने रेवड़ी मॉडल कहा हो, लेकिन उसके बाद का असर ये रहा कि तमाम जो प्रॉमिसेस थी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं। नहीं, देखिए, ये जो वेलफेयर स्कीम है, जिसको आप रेवड़ी कहे या जो भी कहे, किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपए जा रहा है, वो क्या है? वो क्या रेवड़ी नहीं है? सही है। फिर अगर कोई बिजली की रेट कम कर रहा है तो वो रेवड़ी है, लेकिन गुजरात में ही बिजली के सोलर के छत में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, और उसकी बिजली को स्टेट कंपनी खरीद रही है, तो क्या वो रेवड़ी नहीं है? तो ये आयुष्मान योजना जो है हेल्थ की, इतनी बड़ी स्कीम जो बड़े बहुत जरूरत थी इस देश में, तो वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रही है, तो वो उसको भी आप रेवड़ी कह सकते हैं। मुद्दा यह है कि इस देश में जब से आर्थिक उदारीकरण आया है, तब से जो गरीबी और अमीरी के बीच का गैप है, लिविंग स्टैंडर्ड सभी का सुधरा। जिसके पास साइकिल भी नहीं थी आज बाइक में घूम रहा है, लेकिन जिसके पास केवल एम्बेसडर कार होती थी आज वो चार्टर्ड प्लेन है। तो वो जो डिफरेंस आया है, उसके कारण जो समाज में विषमता पैदा हो रही है, आपका कंपल्शन है कि इस देश में आपको कुछ ऐसी स्कीम, वेलफेयर स्कीम रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज इस देश में हालत अच्छी नहीं होगी। लेकिन सुदीप जी, दिल्ली जैसा शहर जहां पर की सबसे ज्यादा पर्सनल लोगों की आय है पूरे देश में, उनको मुफ्त बिजली क्यों मिले? आप ये बताइए। जो आदमी इनकम टैक्स दे रहा है, उसको आप मुफ्त बिजली देकर क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें कौन सा वेलफेयर है कि आप
इनकम टैक्स जमा कराते हैं, 10 लाख रुपए महीने की आपकी आमदनी है, लेकिन आप मुफ्त में बिजली ले रहे हैं। उस कैटेगरी को है जो केवल 200 यूनिट तक कंज्यूम कर रहा है। मुफ्त बिजली नहीं है, 200 यूनिट तक जो कंज्यूम कर रहा है। आप एक बल्ब जलाते हैं तो मुफ्त है। हाँ, अगर आप इसका जो परिणाम, दुष्परिणाम जो राज्य के बजट पर पड़ रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि पंजाब में, दिल्ली में, इन सब में क्या क्या इसका ये चर्चा होनी चाहिए। अक्षय कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अक्षय, मैं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे हम जितनी आमदनी हमारी टैक्स से होती है उससे कम हम स्पेंड करते हैं। तो हम हमेशा मुनाफे में चलते हैं, कभी भी हमारा नुकसान नहीं हुआ, घाटे में नहीं गया कभी दिल्ली का बजट। इसका एक ही कारण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद टैक्स के अफसर रहे हैं, वो समझते हैं इकोनॉमी को, वो समझते हैं टैक्सेशन को। उन्होंने एक पढ़े लिखे आदमी के हाथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद दिया हुआ है दिल्ली के लोगों ने, तो इतना कम मत आंकिएगा दिल्ली के लोगों को। और मेरा सवाल दूसरा है, उन्होंने सोच समझ के मेरा अक्षय ये सवाल है आपसे, ये सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सीधे सौरभ के पास चलते हैं। हिमाचल में प्रतिभा सिंह जी हैं, वहां पर उनके साथ जो कांग्रेस की सांसद है। जी सौरभ, हमारे पास अभी इस वक्त हम होली लॉज में हैं और प्रतिभा सिंह जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की और वीरभद्र जी की पत्नी भी, इन्हीं के बागडोर उनके हाथ में है। प्रतिभा जी अभी बस निकली हैं अपने घर से, हमारे साथ प्रतिभा जी हैं। प्रतिभा जी, एनडीटीवी के व्यूअर्स सब देख रहे हैं आपको, हमारा बड़ा इलेक्शन कवरेज, एक बड़ा दिन, अभी शुरुआती रुझानों में कांटे की लड़ाई, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, क्या उम्मीदें? नहीं, अभी तो आई थिंक पोस्टल बैलेट्स के आ रहा है, बट वंस द अदर रुझान आने की हमको देर है, और जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे आप देखेंगे कि कांग्रेस की बढ़त होगी और कांग्रेस काफी मेजॉरिटी में जीत कर आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है। मैं इसलिए ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव सीन इट इन द फील्ड, आई हैव सीन इट ड्यूरिंग इलेक्शंस दैट पीपल आर वांटिंग टू ब्रिंग कांग्रेस पार्टी बैक टू पावर बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस बीजेपी गवर्नमेंट। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी आपकी, यहीं पे बात हुई थी पोलिंग वाले एक दिन पहले, आपने बोला था कि हाँ वी आर क्रॉसिंग 42 फॉर श्योर। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टुडे आल्सो। 42 सीट्स, कोई वो नहीं, बस 40 41 42 मतलब इतने तक फॉर श्योर। अभी हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहे थे, 3 रेबल्स हैं जो अभी लीड कर रहे हैं शुरुआती रुझानों में। रेबल्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे? क्या आप इंडिपेंडेंट्स अगर जो जीत के आएंगे उनसे संपर्क में है? देखिए, दैट डिपेंड्स, वी आर सीइंग, वील सी व्हाट इट हैपेंस, दे आर आल्सो इन टच विद अस एंड नीड बी दे विल डेफिनेटली सपोर्ट अस। आप कह रहे हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके टच में हैं, आप उनसे बात करें, आप भी प्लान बी पे बात काम कर रहे हैं। कल मैम हमने सुना विक्रमादित्य जी ने भी बात की, उन्होंने बोला कि अगर बीजेपी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करेगी या ऑपरेशन लोटस करेगी तो हमारा भी प्लान भी तैयार है, हम भी अपने एमएलए कहीं ले जाएंगे, या अभी ऑलरेडी बीजेपी फोन कर रही है कुछ लीडर्स को जिनका जीतना तय है, ये भी क्या निकल के आया है अभी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात की नौबत आएगी। अच्छा, जब मैंने आपको बोल ही दिया है कितनी सीट्स कांग्रेस को आ रही है तो आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कम से कम लगाकर भी मैं 40 41 42 बोल ही रही हूँ आपको कि इतनी सीट्स अवश्य कांग्रेस को आएगी। विक्ट्री साइन दिखा सके अगर हमारे दर्शकों को? प्रतिभा जी, विक्ट्री साइन एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो प्रतिभा सिंह जी थी हमारे साथ, बाबा वेरी कॉन्फिडेंट प्रतिभा सिंह, और उनका कहना है कि 42 सीट्स आएंगी यहाँ पर। और देखिए ये होली लॉज है, बाबा आप जो सियासत हिमाचल की समझते हैं वो जानते हैं, होली लॉज वीरभद्र जी का घर है और कहते हैं अगर हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता बननी है तो यहाँ होली लॉज से गुजर के ही जाना पड़ता है। तो विक्रमादित्य शिमला रूरल से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी माताजी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर थी और उन्होंने कहा कि 41 से 42 सीटें आ रही हैं। शुरुआती रुझान में काफी टक्कर है और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी जीत रहे हैं। जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूं बाबा की 2 से 3 इंडिपेंडेंट हैं जो जीत सकते हैं, उनके हाथ में क्या चाबी होगी, लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, खुश है प्रतिभा जी, विक्ट्री साइन अभी से दिखा रही हैं। बाकी देखते हैं कि दिन आगे बढ़ता है तो कांग्रेस की स्थिति कैसी रहती है। जी हाँ, दिन काफी लंबा होने वाला है, अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है और अब जो है हम कह सकते हैं कि 8:30 बजे के बाद से अब जो है वो अब बक्से खुल रहे, वो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए बक्से खोलने की प्रक्रिया जो है एएनआई पे जो तस्वीरें आ रही है, अब जो है यहां से एक्चुअल गिनती शुरू होगी। तो ये प्रक्रिया है जो अभी आपने रुझान वगैरह जो आपके टीवी पे आ रही है, पोस्टल बैलेट है जो कि सरकारी कर्मचारी जो करते हैं या आजकल जो है 75 से ऊपर के जो
नहीं जाना चाहते बूथ पे, उनके लिए पोस्टल बैलेट। मैं आपको यहाँ पर मनोरंजन याद दिलाना चाहूंगा श्याम शरण नेगी जी की। श्याम शरण नेगी जी जो है 1952 में जो हमारा पहला आम चुनाव हुआ था, तब से लगातार वोट डालते आ रहे थे। इस बार भी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपना सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट डाला था, और दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव के बीच ही उनका निधन भी हुआ। तो हमें आज उन्हें याद करना होगा, और चुनाव आयोग ने भी जिस दिन उनका निधन हुआ था श्रद्धांजलि अपनी ओर से दी थी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिल्कुल। और हिमाचल की हम बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, कांग्रेस उत्साह में है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि भाई देखिए प्रचार के लिए कांग्रेस नहीं पहुंची मैदान में, प्रधानमंत्री जिस तरह से कुल्लू के दशहरे में गए थे, बीजेपी जिस तरह से अपने मैनेज करती है अपने चुनाव प्रचार को, वहां पर कुछ समय पहले जब मैं गई थी हिमाचल में तो लोगों के मन में था हाँ ये काम नहीं हुआ, बिलासपुर में अस्पताल है लेकिन वहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, भुंतर में एक एयरफील्ड है, प्रधानमंत्री का प्लेन उतरा उसके बाद से कोई प्लेन नहीं आया भुंतर में, लेकिन कुल्लू का वो बार बार जिक्र कर रहे थे, कुल्लू में तो आए थे वो दशहरे में। तो जो ये एक तरह से निधि, हिमाचल में तो कांग्रेस नहीं कर सकती है कि हम नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं लड़ी। कांग्रेस खूब लड़ी है। उनको लगा था कि जब आम आदमी पार्टी ने वो जगह खाली की तो कांग्रेस ने देखा कि यहीं पे अपॉर्चुनिटी है और उसने ताकत झोंकी। फुल टाइम जो है राजीव शुक्ला वहां पे बैठे रहे, प्रियंका गांधी ने डोर संभाली और प्रियंका गांधी ने ये इंश्योर किया कि उत्तराखंड ना हो, इनफाइटिंग ना हो, जबकि बीजेपी की कहानी उल्टी है। बीजेपी में जो है इनफाइटिंग है। अब अगले ज्यादा बताएंगे कि यदि बीजेपी हार जाती है तो पता नहीं किसकी कार्रवाई करनी, तो तलवार जो है बीजेपी में निकलने वाली है। कांग्रेस खूब लड़ी है। जो बात हम कर रहे थे हिमाचल के बारे में पोस्टल बैलेट के, लेकिन मुझे लगता है अपना विश्लेषण अब थोड़ा सा अपने को उलटना पड़ेगा, क्योंकि जो रुझान है पोस्टल बैलेट के, बीजेपी को पोस्टल बैलेट में 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, हालांकि 36 पर वो आगे दिख रही है और कांग्रेस 25 पर आगे, 6 का फायदा। कांग्रेस पिछली बार 21 सीट थी, उसको सरकार बनाने के लिए 15 सीट चाहिए, तो बीजेपी को अगर 12-15 सीट का नुकसान होगा तब उस खतरे में आती है वो। अभी भी वो पोस्टल बैलेट नहीं, हम जो सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे थे कि क्या उनका गुस्सा है या क्या ओपीएस का जो जितनी लीड वो दिखा रहे हैं, 37 सीट की लीड अगर दिखा रहे हैं, तो 37 सीट की लीड में भी मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी का वोट उसको मिल रहा है। नीरज कुछ बोलना चाह रहे हैं, बार बार इशारा कर। जी नीरज, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं मनोरंजन जी यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो पोस्टल बैलेट खुले हैं, हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 1991 के बाद जो सबसे ज्यादा गुस्सा कर्मचारियों के बीच में रहा है वो इस चुनाव में रहा है, तो वो दिख रहा है। अभी आपको 9 सीटों पे हम लोग बढ़त पर दिख रहे थे, वो और बढ़ेगी। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग चल रही है और जब ईवीएम खुलेगी तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि 45+ हिमाचल में हम लोग रहेंगे। अब वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं। और जो बाबा आपने कहा कि भाई कांग्रेस के ऑब्जर्वर क्यों चले गए, हम नहीं जाते तो दिक्कत, हम चले जाते हैं तो दिक्कत। सही बात है, बहुत अच्छा है। अरे मेरे बात का बुरा मत मानिए, सुबह आए हैं तो भाई कुछ हंसी मजाक नहीं करेंगे, हमेशा सीरियस बातें ही थोड़ी करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हिमाचल में आपने बड़ी शिद्दत से, नीरज मैं आपको बता दूं, हिमाचल आप बड़ी शिद्दत से लड़े हैं क्योंकि आपको लगा कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। गुजरात आपको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे आपने नहीं पर नीरज जी क्या कोई ऐसी कोई डील थी क्या आम आदमी पार्टी के साथ? यहाँ पर दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डील हो गई थी कि हिमाचल कांग्रेस पार्टी लड़े अच्छी ताकत से और गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़े अच्छी ताकत से। अखिलेश जी समस्या पता है क्या? इस बार जो कांग्रेस ने गुजरात में कैंपेन किया ना, उसने जो मीडिया का बायस लेंस था उसको बाहर रखा, इसकी वजह से मीडिया के लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। सही कहा आपने ऐसा कैंपेन किया कि हमारे कैमरे से दूर रहे, हमारे लेंस से दूर रहे और जनता से भी दूर रहे। आप ऐसा कैंपेन जो है ना आपने, ऐसा बोल गए तो उसके बाद उससे ज्यादा क्या करे बताइए ना। ऐसा कैंपेन आपने चलाया कि जनता के भी फोकस में नहीं आए, कैमरे से भी अपने आप को दूर रखा, पता नहीं। आपके प्रवक्ता स्टूडियो में आकर हमें डांट के चले जाते थे। आप लोग प्रचार के बजाय गुप्त प्रचार करते। कोई नहीं नीरज, चलिए आप एकदम डटे रहिए अपनी, आपको अब खूब मौका देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो निश्चित रूप से जो है ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी बक्से जो है आप देख रहे हैं, बार बार मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं कि जहां पे वो बक्से खुलने की, हिमांशु ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो आपको दिखा देते हैं कि तैयारियां जो है
भले ही अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, लेकिन लड्डू की भी तैयारियां शुरू हो गई। पोस्टल बैलेट के ट्रेंड्स आ रहे हैं शुरुआती, उसमें बीजेपी ने बहुमत ले लिया है। वो बहुमत ले लिया, तो आप लड्डू का बीजेपी लुत्फ उठाइए पर है। और 2 राउंड ईवीएम के भी आ गए हैं, जिसमें 2 सीट पर आ गए हैं, तो 114 पोस्टल बैलेट से और 2 हिमांशु का ईवीएम से। हाँ, बीजेपी के मुख्यालय पर काउंटिंग के दिन भव्य तैयारियां की गई हैं, मिठाइयां बन रही हैं। पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार गुजरात में उसे एक बार फिर बहुमत मिलेगा और 7वीं बार बीजेपी की राज्य में सरकार बनेगी। और इससे पहले सिर्फ लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी पश्चिम बंगाल में, वो 7 बार लगातार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। तो एक बराबरी होगी आज अगर गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। और पार्टी ने काफ़ी मेहनत की है, पार्टी को पूरा विश्वास भी है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और इसलिए जश्न की तैयारियां जो हैं वो आज सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय पर शुरू हो गई। मेरे साथ पार्टी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह। एसएन सिंह जी, जो आपका क्या आकलन है पार्टी का गुजरात के बारे में? देखिए, सभी लोग जान रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था कि मोदी जी के विश्वास की आज जीत हो रही है, जनता की जीत हो रही है और विकास की जीत हो रही है। सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि जो डबल इंजन की सरकार लगातार विकास और समृद्धि के कार्य कर रही है, उसमें कोई रुकावट ना आए। लगातार 2001 के बाद से जैसे मोदी जी ने एक लंबे समय तक वहाँ पे सेवा की थी जनता का, वो भरोसा जीत रहा है, वो विश्वास जो जीत रहा है, वो विकास जीत रहा है। और निश्चित तौर पे गुजरात हो, हिमाचल हो, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होने जा रही है। बड़ी जीत हो रही है। और ये जो यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, ये तैयारी है आगे की? देखिए, ये तो खुशी का माहौल है और जनता जब जीत रही है, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आएगा वो मिठाइयाँ खाएगा और मिठाई खाना भी चाहिए। तो इस नाते इस तरह से मिठाइयों की तैयारी हो रही है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता खुशियाँ मनाती है और अभिवादन स्वीकार करती है। तो निश्चित तौर पे जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए समुचित व्यवस्था किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में पार्टी का क्या आकलन है? क्योंकि हिमाचल के बारे में ये कहा जाता है कि 1985 के बाद कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाई है। ये एक ट्रेंड है हिमाचल के चुनाव। देखिए, इसी तरह की बात उत्तराखंड में भी कहा जाता था और उसी तरह की बात उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता था। लेकिन जब आप जन कल्याणकारी कार्य करेंगे, आप जनता के लिए कार्य करेंगे, तो ये सारे ट्रेंड टूट जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते हुए 37 साल के इतिहास को भारतीय जनता पार्टी ने बदला और वही इतिहास एक बार हिमाचल में भी बदलने जा रहा है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पार्टी को पूरा विश्वास है कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी वो फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अपना चुनावी कवरेज हम लोग जारी रखते हैं और जो रुझान है वो मनोरंजन जी आपको बता। रुझान जो है ये आपको ये बताते हैं कि पोस्टल बैलेट के रुझान आ चुके हैं और जो असली ईवीएम जो है वो भी खुलने शुरू हो गए हैं और एक आध राउंड आप कह सकते हैं कहीं कहीं पे 135 सीट पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आगे है। कांग्रेस 40 पर है, आम आदमी पार्टी 5 पर है और अन्य 2 पर है। 180 के रुझान आ रहे हैं 182 में से, जिसमें ये है। और अगर ये मटेरियलाइज कर गया तो वाकई ये भारतीय जनता पार्टी की, क्यों अखिलेश जी, 135 अगर होता है तो ये उनकी अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, बेस्ट एवर माना जाएगा। गुजरात का रिकॉर्ड है, उसको तो बीट नहीं कर पाएंगे इसमें, लेकिन बीजेपी का अपना सबसे बेहतर रिकॉर्ड। गुजरात का रिकॉर्ड जो है वो 149 था जी, माधव सिंह सोलंकी, वो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होगा। और हिमाचल की बात करें तो करीब करीब 40 पहुंचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 27 पर है, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी पोस्टल लीड्स हैं। हाँ, ये पोस्टल हो सकते ये बदल सकता है हिसाब के। और अगर हम हिमाचल की बात कर ही रहे हैं, अक्षय हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल इतना प्रचार कर रहे थे हिमाचल में जाकर, तमाम उन्होंने रैलियां की, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया के मामले सामने आया उसके बाद से वो सीधे उन्होंने अपना फोकस गुजरात में कर लिया। कैसे समझाएंगे दर्शकों को?
जी, हर राज्य चुनाव को अलग अलग से देखना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ी इंटरनल स्ट्रैटेजी की बातें बताऊं तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य था जहां पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी वहां के चुनाव प्रभारी बना के उनको भेजा गया था। वो बहुत मेहनत भी कर रहे थे, बहुत पार्टी का संगठन बना रहे थे और काफी बढ़त मिल रही थी पार्टी को। लेकिन बीजेपी ने उनको गलत केसों में फंसा के उनको अब जेल भेजा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक वो बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार सही। पंजाब से सटा हुआ राज्य है, हमारे लिए वहां पे सिचुएशन बहुत अच्छी है। 2 पार्टी स्टेट है जहां पे लोग दोनों पार्टियों से काफी ऊब चुके हैं। और आपने अगर हिमाचल का ट्रेंड देखा तो एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी, इस तरह का उनका जो पैटर्न रहा है वो यही दिखाता है कि लोग किसी भी एक पार्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो हमारे लिए वो स्टेट बहुत ही मैं कहूंगा एक पोटेंशियल वाला स्टेट है। और इस बार नहीं तो अगली बार ही सही हिमाचल में दोबारा कोशिश की जाएगी, दोबारा से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी। और जरूर ये बात भी थी कि गुजरात में जैसे जैसे हमें बहुत बेहतर परिणाम दिखने लगे हमारे इंटरनल सर्वे में, तो एक पार्टी का आकलन भी ये हुआ कि जहां गुजरात में हमें इतनी ज्यादा बढ़त मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ा जाए। और वही आम आदमी पार्टी ने किया। अब आप तो कम से कम ईमानदारी से इसका जवाब दे दीजिएगा। पहले आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन क्या गुजरात में चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति ये थी कि किस तरीके से वोट शेयर अपना एक इतना कर लें कि राष्ट्रीय पार्टी हो जाए? जीत देखिए, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। कहीं आपके अंदरूनी विश्लेषण में ये तो रहा होगा ना कि जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम वोट शेयर एक बेस बना ले। संकेत जी, आपने सही कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है तो पोस्चरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जरूर ये बात बताऊंगा कि आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी की हिस्ट्री देखी तो कभी भी ही डज नॉट लाइक टू सेटल फॉर सेकंड प्लेस। वो कभी दूसरे स्थान के लिए लड़ाई नहीं करते, वो हमेशा पहले स्थान के लिए लड़ाई करते हैं। हालांकि उनके नतीजे हमेशा उनके पक्ष में आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अंदर से कभी भी ये शुरुआत से नहीं मान के चलती कि हम सेकंड नंबर या थर्ड नंबर की लड़ाई में, हम तो फर्स्ट की लड़ाई में सही रहे। लेकिन फिलहाल आप तीसरे नंबर पे हैं वहां पर और मजबूती से है तीसरे नंबर पर। मनोरंजन, मैं एक सुदीप जी को लाना चाहूंगा। सुदीप जी, क्या ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है ये आपको कांशीराम जी की याद नहीं दिलाती है कि कांशीराम जी कहते थे कि हम पहला चुनाव लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ेंगे हराने के लिए और तीसरा लड़ेंगे सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत फेमस था उस समय। लेकिन दिक्कत ये है सुदीप जी की वो आम आदमी ऐसा बोलती नहीं है। वो पहला ही चुनाव बोलते हैं कि हम सीधे सरकार बनाएंगे। कांशीराम जी हमेशा बोलते थे इस बात को। कांशीराम जी खुल के बोलते थे कि हम पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा सरकार बनाने के लिए लड़ते। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी उसी पैटर्न पे है, लेकिन वो बोलती नहीं है, जैसा बाबा आपने कहा, बिल्कुल सही है। और एक चीज और माफी चाहता हूं सुदीप, एक बात आपने देखा वो बार बार उसका अक्षय का कहना ये था कि बहुत आइडियल स्टेट था हमारे लिए हिमाचल, केवल 2 ही पार्टी थी। तो केजरीवाल साहब 2 पार्टी जहां हो केवल उसको ज्यादा चूज करते हैं। तो गुजरात भी 2 ही पार्टी। वही तो जहां पर मेन अपोजिशन कांग्रेस है। अगर आपको याद हो बाबा, जब 2013 में पहली बार 28 सीट दिल्ली में आई थी, उस दिन मैंने यहां शो में कहा था कि ये सेक्युलर अल्टरनेट बनने वाले हैं। ये बीजेपी को कांग्रेस के बदले में जो दूसरा विकल्प है उसके रूप में आगे बढ़ेंगे। और आज आप देखिए उनका जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो उसी तरीके से आगे जा रहा है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व को पैडल करे या जैसा भी करे, लेकिन वो बीजेपी के विरोध में खड़ा होना चाह रहे हैं। कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना चाहते हैं, तो उनकी रणनीति वही है। तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व उनकी मजबूरी है? आज की स्थिति में उनको ये लगता है कि अगर बिल्किस बानों पे तो एक लाइन नहीं करी, 5 बार 25 बार गुजरात हुआ है। मैं बिल्कुल भी ओवैसी से सहमत नहीं रहता हूं बहुत सी चीजों में, लेकिन एक बात उनकी जो है ओवैसी की, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्किस बानो का मुद्दा इंसाफ का मुद्दा है। वो न्याय का मुद्दा है। हिंदू और मुसलमान, वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से आप देख ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की बात हो रही है अखिलेश जी, और आप लोगों को सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और सीटें हैं गुजरात में, वहां पर किसका कैसा प्रदर्शन है, तो इसके भी आंकड़े आ गए हैं। अभी तक की जो ज्यादा भरूच में अभी तक जो काउंटिंग हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी 16 ऐसी सीटें हैं जिसमें 0 है, निल। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 17 सीटों में से 9 सीटों पर आगे चल रही है। हिस्टोरिकली 6 पर वो आगे रहते थे, यानी कि 3 प्लस में है, एडवांस में मुस्लिम बहुल इलाके में, और कांग्रेस को 2 का नुकसान हो रहा है। तो मुस्लिम सेंटिमेंट की जो एमसीडी चुनाव में अब क्या करें, फिर बात कर रहे हैं यहां पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो बोला कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, गुजरात में ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।
आप 2 डाउन चले गए मुस्लिम बहुल इलाकों में। आप चाहें तो मैं सीटें भी बता दूं, वहां स्थिति जैसे कि संकेत अबडासा, मांडवी, भुज, वडगाम, सिद्धपुर, ये वो जगह हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन साइजेबल है। बापू नगर बीजेपी यहां पर है, सिद्धपुर मंगरोल लगातार, जम्बूसर में कांग्रेस है, वागरा, भरूच में बीजेपी है। बताइए, ये भरूच आप लोगों को ये बता दें, ये अहमद पटेल का गढ़ है। अहमद पटेल यहाँ के थे, तो इधर बीजेपी का। गुजरात में सबसे ज्यादा मुसलमान जो है यही इसी इलाके में। भरूच में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लीड और लिंबायत में बीजेपी की लीड, ये भी अपने आप में कुछ कहानी बयान करती है। वहां जो गुजरात में मैंने देखा, जो जैसे मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी वो इस बात से निराश हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़ दी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसमें से कुछ लोगों को ये लगता हो कि शायद आप रिप्लेस करेगी, तो आपका सॉफ्ट हिंदुत्व को झेलकर भी वो कम से कम बीजेपी से तो निजात पाया जाए, इस कारण नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम इलाकों में जब वो गए तो उस तरह का रिसेप्शन उनको नहीं है, क्योंकि वो उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर बिल्किस बानो का मुद्दा हो या बाकी जो इश्यूज है मुस्लिम्स के, उसको उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। और ये जो ओवैसी गए वहां पर प्रचार करने के लिए, आपको लगता है कि वो कुछ मुसलमान वोटों में बंटवारा कर पाएंगे, जैसे कि बिहार में उन्होंने खासतौर से? देखिए, सीमांचल में जितना बंटवारा हुआ उतना बंटवारा नहीं होगा। उन्होंने भी टारगेट किया है सूरत और अहमदाबाद को, वो 2 जगह जो पॉकेट्स है ना, क्योंकि सूरत कहने का मतलब हमारा जो भरूच का इलाका है, सब ज्यादा मुस्लिम यहाँ है, और उसके बाद जो अहमदाबाद का जो पुराना शहर का इलाका है उसको उसको वो जो एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट मिला दें तो आधी लड़ाई तो आप यहाँ पे जीत जाते हैं। अकेले अहमदाबाद में कई सीटों पर जो मार्जिन है वो कम रहता है, कई सीटें आप बहुत कम मार्जिन से जीतते, तो वहां पर अगर ओवैसी की पार्टी सपोज 1000, 2000, 3000, 5000 वोट भी अगर ले जाती है तो वो एक तरह से थोड़ा सा कहीं तो रोल प्ले करता है। बिल्कुल, ओवैसी को हमेशा सुनना पड़ा है कि वो बीटी में बीजेपी नहीं, तो नेक टू नेक फाइट होता वो ये स्थिति है। इस बार तो नेक टू नेक फाइट की स्थिति नहीं है। मुसलमान, देखिए मुसलमान जो आपकी बात सही है कि अंतर हो जाता है, तो वो सीमांचल में आपको देखने को मिला। ये अहमदाबाद में ये मुसलमान कांग्रेस को तो ओबीसी को क्या फर्क पड़ता है? वोट तो उसका वोट डिसाइडिंग नहीं है। मुस्लिम पॉपुलेशन 10% भी नहीं है, वही तो मैं कहता हूं, उसका वोट डिसाइडिंग नहीं है। ये बंगाल नहीं है जहां पे 29% मुस्लिम है। तो यहां पर बीजेपी या मोदी जी ने जो अपनी रणनीति बनाई वो शुरू से अफोर्ड कर सकते हैं कि एक सेक्शन को अगर वो अलग भी रहता है तो बाकी 90% में इतने वोट हैं कि उनको सफिशिएंट वोट मिल जाएगा। जी, एक छोटी सी बात कर लें, जो बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, हेवी वेट्स जो यहाँ थे, उनकी स्थिति क्या है? तो जिग्नेश मेवानी वडगाम से लीड कर रहे हैं, महेंद्र सिंह वघेला जो हैं वो ट्रेल कर रहे हैं कांग्रेस से, अल्पेश ठाकुर जो हैं, अल्पेश ठाकुर जो हैं वो लीड कर रहे हैं गांधीनगर साउथ से। अमित शाह ने प्रचार किया था उनके। हार्दिक पटेल ट्रेल कर रहे हैं वीरागाम से, विरमगाम पाटीदार नेता, और आम आदमी पार्टी विरमगाम से लीड कर रही है। ये तो मतलब अद्भुत ही हो जाएगा, क्योंकि पाटीदार चेहरा का, इसका मतलब बीजेपी में उनका जो शामिल किया गया वो गुस्सा अभी भी बीजेपी में अलग समीकरण, जो विरमगाम का समीकरण ये है कि पिछली बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट उनके लिए हार्दिक पटेल ने प्रचार किया था, तो इसलिए अब जनता पूछ रही कि आपने जिनके लिए पिछली बार वोट मांगा अब आप उन्हीं के हमें वोट देने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन जीत लीड आम आदमी पार्टी कर रही है, तो 2 की लड़ाई में तीसरे को तो फायदा होता ही है। नहीं, देखिए हार्दिक पटेल के साथ एक बात है कि उनकी उम्र बहुत कम है और उसके मुकाबले उनका कद बहुत बढ़ गया है, तो जो बाकी लीडर्स हैं वो उनको पचा नहीं पाते हैं। तो वो शायद ये भी अंदर भीतर घात हो के कोशिश करेंगे इनको हो सकता। बिल्कुल, जो पाटीदार नेता है काफी विरोध कर रहे हैं उनका, ये कहा गया। ब्रेक लेने के लिए बार बार कर रही है अदिति, एक ब्रेक लेते हैं।